नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वेरियर ड्रीम रैंकर 450 प्लस पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से 9th, 10th, 11th और 12th के सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो आज हम लोग 11th मैथ में चैप्टर 1 यानी कि समुच्च को, जिसका पार्ट 1 आप लोगों को दे दिया गया था। पार्ट 1 में ही हम लोग पूरा चैप्टर को पढ़ते, पर लाइट कट जाने के कारण इसको 2 पार्ट में बांटना पड़ा। पर आज आपका पार्ट 2 में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग सेट्स को, मतलब कि गणित के चैप्टर 11th गणित के चैप्टर 1 सेट्स को आज हम लोग समाप्त करेंगे। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है। जय माँ शारदे। गुरु जी का भी आशीर्वाद ले लिया जाए। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालते हैं सेट्स। गणित का चैप्टर 1 था समुच्चय। समुच्चय इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेट। 11th इसको डाल लीजिए पार्ट 2। पार्ट 2 आपको आज होने वाला है। पार्ट 1 आप लोगों को दे दिया गया होता। आई होप कि आप लोग पार्ट 1 देखकर ही इस वीडियो में आए होंगे। तो पार्ट 1 में हम आप लोग को क्या बता रहे थे? पार्ट 1 में हम आप लोग को उप समुच्चय के बारे में बता रहे थे कि उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय को हम लोग जान ही गए थे, तो लाइट कट गया। तो चलिए हम लोग फिर से उप समुच्चय को समझते हैं कि उप समुच्चय क्या होता है। टॉपिक आप लोग डालिएगा। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है उप समुच्चय। उप समुच्चय। उप समुच्चय आप लोग बनाइएगा। टॉपिक का नाम उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सबसेट। उप समुच्चय डालिएगा। उप सब को अंग्रेजी में कहते हैं सबसेट। तो चलिए पहले हम लोग कुछ संकेत को डाल लेते हैं कि उप समुच्चय का संकेत कैसा होता है। उप समुच्चय का संकेत ऐसा होता है यू के जैसा। अगर यू को पार के रख दिया जाए, 36 पे रख दिया जाए, तो उसको कहते हैं उप समुच्चय। एक होता है उप समुच्चय नहीं। इस उप समुच्चय को काट दिया जाए तो ये होता है उप समुच्चय नहीं। तो इसको हम लोग कहेंगे, देखिए कुछ संकेत है, पहले संकेत को आप लोग समझ लीजिए। ये है उप समुच्चय का साइन। इसको क्या कहेंगे? उप समुच्चय। इसको कहेंगे उप समुच्चय। इसको कहेंगे उप समुच्चय नहीं। उप समुच्चय नहीं। इसको कहेंगे सबसेट। इसको कहेंगे नॉट सबसेट। इसको कहेंगे सबसेट, इसको कहेंगे नॉट सबसेट। तो आई होप कि आप लोग सबसेट और नॉट सबसेट के साइन को चिन्ह गए होंगे। समुच्चय और उप समुच्चय और उप समुच्चय नहीं के साइन संकेत को आप लोग जान गए होंगे। तो चलिए हम लोग अब इसके आगे समझते हैं कि सबसेट होता क्या है। सबसेट होता क्या है? कल हम आप लोग को बता रहे थे कि यदि दो समुच्चय, यदि मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हो, वैसा यदि ए और बी दो समुच्चय हो, जहाँ बी के सभी अवयव ए में उपस्थित हो, तो बी को ए का उप समुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे? देखिए क्या होता है उप समुच्चय होता क्या है। यहाँ पे उप समुच्चय में हम लोग दो समुच्चयों में पढ़ते हैं कि दो उप समुच्चय हो गया। समझिए कि वहाँ दो समुच्चय होगा। क्या होगा? मान लीजिए कि ए और बी दो उप समुच्चय है। माफ़ करिएगा, ये ए और बी दो समुच्चय है। मान लीजिए एक ए यहाँ समुच्चय है। मार्कर को हम लोग चेंज करते हैं। मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है जिसमें मान लीजिए कोई अवयव है। मान लीजिए अवयव 1 2 3 4। चलिए, यदि ए और बी दो समुच्चय और बी एक अवयव मान लें, बी में हम लोग मान लेते हैं 2 और 3। यदि ए और बी दो समुच्चय है जहाँ बी के सभी अवयव
बी में कितने अवयव, बी के अवयव है 2 और 3। बी के सभी अवयव ए में उपस्थित हो, तो देखिए बी के यहाँ सभी अवयव ए में है, बी में 2 है, 2 है, ए में है 3 है, 3 है, तो बी के सभी अवयव ए में उपस्थित हो तो बी को ए का उपसमुच कहेंगे। तो क्या कहेंगे कि बी जो है ए का उपसमुच है। क्या है? उपसमुच है। चूँकि हम आप लोग को बताएं कि उपसमुच का साइन ये होता है, यू को हम लोग क्षैतिज में रख दें तो इसको कहते हैं उपसमुच। तो आई होप कि आप लोग उपसमुच समझ गए होंगे। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए ऐसे जैसे आप लोग समझिए, जैसे हो गया, जैसे से आप लोग समझिए, जैसे से मान लीजिए कोई सबसेट है पी, पी सबसेट में आ जाता है, क्या आ जाता है, पी सबसेट में हम लोग लिख दिए 8 6 2 4 और यहाँ पे एक सबसेट ले लेते हैं क्यू, क्यू में हम लोग लिख देते हैं, क्यू में हम लोग 2 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। अब पूछेगा कि यहाँ पे क्यू पी का सबसेट है या नहीं है, क्यू खाली स्थान पी और ये में से कोई एक भरना है, इन दो संकेतों में से कोई एक संकेत भरना है। तो क्यू जो है पी का सबसेट है कि नहीं, तो देखेंगे कि क्यू में कितने अवयव हैं, 2 है, 6 है, और चूँकि क्यू के सभी अवयव पी में उपस्थित है, देखिए 2 भी है, 6 भी है, जहाँ क्यू के सभी अवयव पी में उपस्थित होंगे तो क्यू को हम लोग पी का उपसमुच कहेंगे। तो आई होप कि आप लोग उपसमुच समझ गए होंगे, सबसेट को समझ गए होंगे। ठीक, और एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आर, आर बराबर हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, आर बराबर ले लेते हैं 7 और 9। अब बोलेंगे कि यहाँ पे अब बोलेगा कि आर डैश पी, अब बोलेगा कि इस दोनों में से कोई एक संकेत भरो, आर जो है पी का सबसेट है कि नहीं। तो आर में देखिए, आर में 7 और 9 है, आर में 7 और 9 है, और हम लोग देखेंगे कि 7 और 9 पी में है कि नहीं है, 7 और 9 हमें पी में कहीं भी नहीं दिखा, तो बोलेंगे कि यह सबसेट नहीं है। तो आई होप कि आप लोग सबसेट समझ गए होंगे कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है कि दो समुच्चयों में जिस समुच्च का सभी अवयव दूसरे समुच्च में उपस्थित होगा तो उसको उस समुच्च का उपसमुच कहेंगे। जिसका अवयव बड़े समुच्च में उपस्थित होगा तो उस छोटे वाले समुच्च को बड़े वाले समुच्च का उपसमुच कहेंगे। यहाँ बी जो है छोटा समुच्च है जिसका सभी अवयव ए में उपस्थित है, इसीलिए बी को ए का उपसमुच कहेंगे। तो आई होप कि आप लोग उपसमुच समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, उपसमुच में कुछ पॉइंट है, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट कुछ है, उसको आप लोग मार्कर को चेंज किएगा। नोट पॉइंट आप लोग लिखिएगा उपसमुच से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नोट पॉइंट आप लोग लिखिएगा उपसमुच में, यदि बी ए का उपसमुच है, यदि बी एक का उपसमुच है, यदि यहाँ पे बी जो है एक का उपसमुच है तो ए को बी का अधिसमुच कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिसमुच कहेंगे। यदि बी एक का उपसमुच है, क्या है? बी एक का उपसमुच है। यहाँ पे हम लोग जाने कि बी जो है एक का उपसमुच है। जहाँ बी एक का, यदि बी एक का उपसमुच है तो ए जो होगा बी का अधिसमुच होगा। क्या होगा? अधिसमुच है। यदि ये कोई एक दो अवयवों में से जो एक उपसमुच होगा, जिसका उपसमुच होगा वह उसका अधिसमुच होगा। मतलब कि एक उपसमुच है तो एक अधिसमुच है, एक उपसमुच है तो एक अधिसमुच है। आई होप कि आप लोग अधिसमुच समझ गए होंगे। थोड़ा पसीना को पोंछ लिया जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए, बहुत ज़्यादा गर्मी था तो हम लोग पसीना को पोंछ लिया। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। हम लोग इसके आगे अब हम लोग एक और पॉइंट देखते हैं, और नोट पॉइंट हम लोग लिखेंगे। और नोट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट में आप लोग लिखिएगा। नोट में लिखिएगा कि फाई हम आप लोग को पढ़ाए थे कि फाई क्या होता है। फाई, इसको हम लोग पढ़ते हैं फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है।
फाई, इसको हम लोग पढ़ते हैं फाई। क्या पढ़ते हैं? फाई। हम आप लोग को बताए थे कि फाई क्या होता है। रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फाई। जहाँ कुछ न पाई उसको कहते हैं फाई। मतलब कि जिस समुच्चय में, मान लीजिए कि ये कोई सबसेट है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह है फाई। क्या है? फाई। तो जो फाई जो है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय क्या होता है? उप समुच्चय होता है। मतलब कि जहाँ भी कोई फाई जो है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय है। जैसे कि समझिए, जैसे आप लोग उदाहरण से समझिए, जैसे यहाँ पे आप लोग उदाहरण से समझिए, जैसे मान लीजिए सब एक सेट ले लेते हैं ए सेट में हम लोग ले लेते हैं कोई अवयव ले लेते हैं 1 2 3, 1 2 3। अब इसमें पूछेगा कि उप समुच्चय क्या होगा, तो इसका उप समुच्चय देखिए, उप समुच्चय हम लोग कैसे लिख सकते हैं। उप समुच्चय हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं ये समझिए। इसका उप समुच्चय क्या क्या हो सकता है? उप समुच्चय, उप समुच्चय कहेगा तो उप समुच्चय सबसे पहले देखिए क्या हो सकता है। एक है तो एक इसका हो सकता है। यदि कोई समुच्चय ए है तो वह इसका भी होगा, उप समुच्चय होगा। यदि 2 होगा तो 2 भी होगा उप समुच्चय। यदि 3 होगा तो 3 भी होगा उप समुच्चय। ठीक है। यदि 1 2 होगा तो वह भी होगा इसका उप समुच्चय। यदि 2 3 होगा तो यह भी उसका उप समुच्चय होगा। यदि 1 3 होगा तो यह भी उसका उप समुच्चय होगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। फिर आप लोग देखिए 1 2 3 होगा, वह भी इसका उप समुच्चय होगा। ठीक है। फिर हम लोग इसको फाई लिखेंगे, फाई भी इसका उप समुच्चय होगा। ये इतने उप समुच्चय होंगे। मतलब कि फाई जो है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होगा। चूँकि फाई को हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय सभी में आ जाता है। रिक्त समुच्चय सभी अवयव में आ जाता है। रिक्त समुच्चय कहीं भी उपस्थित होता है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि फाई जो है सभी समुच्चयों का उप समुच्चय है। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अब आगे क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। आगे कहता है, आगे हम लोग देखेंगे कि उप समुच्चयों की कुल संख्या, उप समुच्चयों की कुल संख्या हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कोई मार्कर को सबसे पहले हम लोग बदलते हैं। मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है। चलिए, उप समुच्चयों की कुल संख्या, कोई अवयव दे दिया और उसमें पूछेगा कि उप समुच्चय की कुल संख्या कितनी होगी। उप समुच्चयों की कुल संख्या, पहला हेडिंग डालिएगा उप समुच्चयों की कुल संख्या और दूसरा डालिएगा रिक्त के अलावे, रिक्त के अलावे उप समुच्चय की कुल संख्या की कुल संख्या। कोई अवयव है और उसमें पूछ देगा कि मान लीजिए ए कोई अवयव है। क्या है? ए कोई अवयव है और इसमें तीन अवयव, ए कोई समुच्चय और इसमें 3 अवयव है। 1 2 3। क्या है? इसमें 3 अवयव है। ए कोई समुच्चय है और इसमें 3 अवयव है। 1 2 3। अब इसमें पूछेगा कि इसमें कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। यह एक समुच्चय है। अब इसमें पूछ दिया कि इस अवयव में, ए समुच्चय में, माफ़ करिएगा, ए समुच्चय में कुल कितने उप समुच्चय होंगे। तो इसको हम लोग लिखने के लिए एक ट्रिक का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? ट्रिक क्या है? ट्रिक नहीं है, इसका एक फार्मूला है। क्या है? फार्मूला। उस फार्मूला को हम लोग जानते हैं कि उस फार्मूला क्या होता है। उप समुच्चयों की कुल संख्या का एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? 2 के पावर n है। क्या है? 2 के पावर n है। 2 के पावर n है। यह उप समुच्चयों की कुल संख्या का एक फार्मूला है 2 के पावर n। जहाँ n क्या होता है? जहाँ n होता है अवयवों की कुल संख्या। देखिए यहाँ पे अवयवों की, ए समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या कितनी है? ए समुच्चय में 1 2 3 अवयव है। इसीलिए ए समुच्चय में उप समुच्चयों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब कि ये सेट में ए समुच्चय में उप समुच्चयों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 8 है। अब 8 कैसे होगी उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले ये कोई सेट है, इसका उप समुच्चय हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम उप समुच्चय फाई हो जाएगा, क्योंकि फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। मार्कर ही खत्म हो गया, क्या किया जाए। चलिए यहाँ पे समझते हैं कि फाई हो जाएगा, सभी का हो जाएगा, क्योंकि फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो सबसे पहले फाई डाल देंगे। फिर हम लोग लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, फिर हम लोग 2 लिख सकते हैं, फिर हम लोग 3 लिख सकते हैं। मंडली कोष्ठक का साइन होगा 3 हम लोग लिख सकते हैं। फाई इसका उप समुच्चय हो जाएगा। 1 हो जाएगा इसका उप समुच्चय, 2 हो जाएगा इसका उप समुच्चय, 3 हो जाएगा इसका उप समुच्चय,
फिर क्या हो जाएगा 1 2 इसका उपसमुच हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 3 इसका उपसमुच हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा गिनिए कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, फिर हो जाएगा 1 3 हो जाएगा इसका उपसमुच, और फिर कितना हो जाएगा फिर 1 2 3 हो जाएगा 1 2 3, या इसका उपसमुच इतना इसका उपसमुच होगा। इसके अलावा भी कोई होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अब नहीं हो सकता है, चूँकि उपसमुचों की कुल संख्या कितना होता है 2 के पावर n। 2 के पावर n मतलब कि यहाँ n क्या होता है, जहाँ n बराबर अवयवों की संख्या है, उस समुच में कितने अवयव है। तो इस समुच में देखिए कितने अवयव 1 2 3, 3 अवयव है, तो 2 के पावर n करेंगे तो 2 के पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा 8। तो देखिए हम लोग सिद्ध भी कर दिए। एक होता है फाई, चूँकि फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच है, तो एक फाई हो जाएगा, फिर एक 1 हो जाएगा, फिर एक 2 हो जाएगा, फिर एक 3 हो जाएगा, फिर एक 1 2 आ जाएगा एक समुच में, फिर 2 3 आ जाएगा उपसमुच, यही इसका उपसमुच है। 1 3 लेंगे वो भी इसका उपसमुच होगा, और 1 2 3 लेंगे वो भी इसका उपसमुच होगा। तो इसमें कुल उपसमुच्चों की संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 उपसमुच इस समुच में होंगे। तो उपसमुच्चों की कुल संख्या का फॉर्मूला हो गया 2 के पावर n। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोगों को हम सिद्ध भी करवा दिए। अब दूसरा होता है रिक्त के अलावे, मतलब कि रिक्त समुच्च को छोड़ाकर। रिक्त समुच्च का क्या होता है, रिक्त समुच्च का फाई होता है। क्या होता है फाई। रिक्त समुच्च को हम लोग जानते हैं कि रिक्त समुच्च को हम लोग फाई के नाम से जानते हैं। तो रिक्त समुच्च के अलावे उपसमुच्चों की कुल संख्या, किसी समुच्च में रिक्त समुच्च के अलावे उपसमुच्चों की कुल संख्या कितना होगा। तो पूरा कितना होता है, पूरा होता है 2 के पावर n, और रिक्त समुच्च के लिए क्या होता है, रिक्त समुच्च 1 होता है, फाई होता है, तो फाई के लिए घटा देंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर n माइनस 2 के पावर n माइनस 1। मार्कर को हम लोग करते हैं चेंज, मार्कर में इंक लाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, हम लोग ना देते हैं 2 के पावर n माइनस 1। तो यह रिक्त समुच्च के अलावे यह किसी समुच्च में रिक्त समुच्च के अलावे उपसमुच्चों की कुल संख्या हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 1, जहाँ n क्या होगा, n कोई n अवयवों की संख्या होगा। मान लीजिए यही समुच्च है, एक कोई समुच्च है, इसमें अवयवों की संख्या 3 है। अब इसमें पूछ देगा कि रिक्त समुच्च के अलावे उपसमुच्चों की कुल संख्या कितनी होगी। तो रिक्त को केवल यहाँ से इरेज कर दे। रिक्त के लिए फाई होता है, और फाई को इरेज कर देंगे तो देखिए कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 माइनस 1, 2 के पावर 3 माइनस 1 कितना होगा 8 माइनस 1 यानी कि 7। तो यह भी इसका फार्मूला हम लोग सिद्ध कर दिए कि इससे हो सकता है, या इसका फार्मूला हो सकता है। तो चलिए आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे, और हम लोग चलते हैं इसके आगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फैन बहुत दूर है, इसी कारण पसीना दे रहा है। खैर छोड़िए, पसीना ही नहीं दे रहा है, संघर्ष ही जीवन है। अब हम लोग उपसमुच्च को समझ गए कि उपसमुच्च क्या होता है। उपसमुच्च के बाद आप लोग डालिएगा टॉपिक घात समुच्च। क्या डालिएगा, घात समुच्च। घात समुच्च क्या होता है उसको आप लोग समझिए। घात समुच्च को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पावर सेट। क्या कहते हैं, घात समुच्च को अंग्रेजी में कहते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है उसको आप लोग समझिए। पावर सेट क्या होता है उसको आप लोग समझिए। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, घात समुच्च क्या होता है उसको आप लोग समझिए। क्योंकि आप लोग उपसमुच्च समझ गए कि उपसमुच्च क्या होता है, कि यदि कोई ए और बी दो अवयव हैं, जहाँ बी के सभी अवयव ए में है, तो बी को हम लोग ए का उपसमुच्च कहेंगे। तो घात समुच्च कुछ नहीं है। घात समुच्च क्या है आप लोग समझिए, क्या है घात समुच्च। किसी समुच्च के सभी उप समुच्चयों का संग्रह घात समुच्च कहलाता है। घात समुच्च कुछ नहीं है। घात समुच्च क्या है, कोई भी समुच्च है उसका इसका सभी उपसमुच्च को हम लोग संग्रह कर देंगे। मतलब कि किसी समुच्च का जितना भी उपसमुच्च होगा उसको हम लोग एक जगह लिख देंगे, तो उसी को कहेंगे घात समुच्च। क्या कहेंगे, घात समुच्च। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ एक कोई सब सेट है, कोई सेट है आर कोई सेट है, जिसमें मान लीजिए कि कोई अवयव है, क्या है अवयव है, पी है क्यू है। इसमें 2 अवयव है, क्या है 2 अवयव है।
तो इसमें इसके जितने भी उप समूच होंगे, आर समूच के जितने भी उप समूच होंगे उसको एक जगह लिखना, घात समूच कहलाता है। उसका संग्रह क्या कहलाता है? घात समूच कहलाता है। जैसे आर समूच का घात समूच क्या हो जाएगा? घात समूच क्या हो जाएगा इसका? देखिए घात समूच हम लोग इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? घात समूच। आर का घात समूच लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आर में क्या है? आर में पी और क्यू है, तो इसका सबसे पहले एक हो जाएगा समूच पी हो जाएगा, फिर इसका एक समूच क्यू हो जाएगा, फिर इसका एक समूच पी क्यू हो जाएगा, पी और क्यू हो जाएगा। एक इसका समूच फाई, चूँकि फाई हम लोग पढ़े थे कि फाई सभी का उप समूच होता है। तो ये देखिए इसका घात समूच, आर का घात समूच क्या हो जाएगा? तो किसी समूच के कुल सभी उप समूचों को संग्रह करना क्या कहलाता है? घात समूच कहलाता है। तो आर कोई सेट सा सब समुच्चय था, उसमें 2 एलिमेंट है पी और क्यू, और इसके सभी उप समुच्चयों को हम लोग एक स्थान पे लिख दिए। चूँकि 2 एलिमेंट है, तो चूँकि हम लोग पढ़ लिए कि 2 एलिमेंट है, इसी कारण इसकी उप समुच्चयों की कुल संख्या कितनी होगी? उप समुच्चयों की कुल संख्या का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ n होता है अवयवों की संख्या। तो n कितने हैं? 1 और 2, 1 और 2, तो 2 के पावर 2, तो यानी कि 4 हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। तो देखिए हमारा फाई 1 2 3 और 4 उप समूच हम लोग लिख दिए। इसका मतलब कि हमारा उप समूच लिखा हुआ सही है, और इसको एक संग्रह में लिख दिए, एक स्थान पे लिख दिए, तो यह इसका हो गया घात समूच। तो किसी समुच्चय के कुल सभी उप समुच्चयों का संग्रह क्या कहलाता है? घात समूच कहलाता है। क्या कहलाता है? घात समूच। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसको हम लोग करते हैं इरेज। इसको हम लोग करते हैं इरेज। घात समूच आप लोग पढ़ लिए। अब आप लोग एक नया टॉपिक के बारे में आगे हम लोग चलेंगे। क्या पढ़ेंगे? चलिए हम लोग उसको जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पसीना को थोड़ा पोंछ लेते हैं। चलिए घात समूच तक हम लोग जान लिए। आप लोगों को घात समूच तक कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले हम लोग उप समूच पढ़ लिए, फिर हम लोग पढ़े उप समुच्चयों की कुल संख्या, अब हम लोग पढ़ लिए घात समूच। अब हम लोग घात समूच से आगे एक पढ़ेंगे अंतराल। अंतराल को आप लोग जान लीजिए, टॉपिक डालिएगा अंतराल। अंतराल, अंतराल हेडिंग डालिएगा अंतराल। अंतराल कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग समझेंगे कि अंतराल कितने प्रकार के होते हैं। अंतराल देखिए, अंतराल होता है 2 प्रकार के। अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है खुला अंतराल, खुला, और एक होता है बंद अंतराल। क्या होता है? एक होता है खुला और एक होता है बंद। अंतराल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के अंतराल होते हैं? 2। पहला होता है खुला अंतराल और दूसरा होता है बंद अंतराल। खुला अंतराल का साइन होता है ये छोटी कोष्ठ का आप लोग साइन देखेंगे, इसको कहते हैं खुला अंतराल। और बंद अंतराल का साइन होता है ये बड़ी ब्रैकेट। जहाँ छोटी ब्रैकेट हो समझिए कि वो खुला अंतराल है, और जहाँ बड़ी ब्रैकेट हो उसको हम लोग कहेंगे बंद अंतराल है। जैसे यहाँ पे आप लोग एक नंबर लाइन के द्वारा समझिए, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। मान लीजिए यहाँ ए बिंदु है और यहाँ बी बिंदु है। क्या है? यहाँ ए बिंदु है, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है और यहाँ ए बिंदु है। खुला अंतराल में क्या होगा? खुला अंतराल में जहाँ खुला अंतराल है इसका मतलब कि वहाँ पे देखिए, वहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होगा। और जहाँ बंद अंतराल है वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन होगा। समझिए क्या है ये, यही पे सारा चीज़ डिपेंड करता है। जहाँ खुला अंतराल होगा वहाँ मतलब कि छोटी, यहाँ पे उसमें स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का साइन होगा। तो मान लीजिए कि कोई नंबर यहाँ से चलकर यहाँ तक जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? मान लीजिए कि यह कोई एक संख्या है, एक्स कोई संख्या है, एक ए से पहले चलता है और बी से पहले ख़त्म हो जाता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ए से यह बड़ा है। एक्स जो है ए से बड़ा है और बी से छोटा है। नहीं, बी से छोटा है तो इसको हम लोग ऐसे ना लिखेंगे, ए जो है बी से बड़ा है और एक्स से छोटा है। चलिए हाँ ठीक है। यहाँ पे हम लोग खुला अंतराल देखिए, कोई संख्या लिखा हो, ऐसे लिखा हो, मान लीजिए कोई लिखा हो कि एक्स जो है ए से बड़ा है और बी से छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग समझे कि एक्स जो है वो खुला अंतराल में कहाँ है? खुला अंतराल में। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ऐसे लिख दे कि ए जो है एक्स के बड़ा या एक्स से छोटा या बराबर है, और बी से छोटा या बराबर है।
यहाँ x जो है या तो a से बड़ा या बराबर है और b से छोटा या बराबर है। जहाँ बराबर का साइन लग गया वहाँ समझिए कि यह यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये जो है लगता है कि x से छोटा या बराबर है, माफ़ करिएगा बड़ा या बराबर है, और b से छोटा या बराबर है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। आई होप कि आप लोग अंतराल समझ गए होंगे। खुला अंतराल होता है और एक बंद अंतराल होता है। खुला अंतराल का साइन यह छोटी कोष्ठ होता है और बंद अंतराल का साइन ये होता है बड़ी कोष्ठ। खुला अंतराल को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या x है और इसको हम लोग मान लीजिए x कोई संख्या है और वह a से बड़ा है और b से छोटा है। तो यहाँ पे खुला अंतराल में आप लोग इतना याद रखिए कि खुला अंतराल में ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होगा, और बंद अंतराल में ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन होगा। मतलब कि कोई संख्या अगर a से बाद से चलना स्टार्ट करता है और b से पहले ख़त्म हो जाता है तो उसको बोलेंगे कि यह खुला अंतराल में है। अगर कोई संख्या मान लीजिए कोई संख्या x है और वो a से चलना प्रारंभ किया और b पे जाके ख़त्म हुआ, ये कहेंगे कि या तो ये a के बराबर है या a से छोटा है, या x जो है ये a से बराबर या बड़ा है, या b से छोटा या बराबर है। जहाँ बराबर का मान आ गया उसको हम लोग कहेंगे बंद अंतराल है। आई होप कि आप लोग खुला अंतराल और बंद अंतराल समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं इसके आगे, इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। खुला अंतराल और बंद अंतराल आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं किसके आगे, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डालेंगे सार्वत्रिक समोच्च। क्या डालेंगे? सार्वत्रिक समोच्च। पहले हम लोग मार्कर में इंक डाल लेते हैं, मार्कर में इंक थोड़ा कम है। तो सबसे पहले हम लोग मार्कर में इंक को नापते हैं जिससे बोर्ड पे हमें साफ साफ दिखे। मार्कर का इंक कहाँ है? मार्कर का इंक मिल गया। इसको हम लोग मार्कर के इंक को हम लोग सबसे पहले डालेंगे जिससे कि हमारा लिखावट सही दिख सके। मार्कर में सबसे पहले हम लोग इंक को नाएंगे जिससे कि हमें साफ साफ दिख सके। इंक भी लगता है कि हो गया ख़त्म, कोई बात नहीं, कल आ जाएगा। चलिए मार्कर का इंक लगता है हो गया खत्म। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे हेडिंग आप लोग डालिएगा सार्वत्रिक समोच्च। सार्वत्रिक समोच्च क्या होता है उसको हम लोग लिखते हैं। सार्वत्रिक समोच्च क्या होता है उसको आप लोग हेडिंग डालिए। हेडिंग आप लोग डालिए सार्वत्रिक, माफ करिए फिर से लिखते हैं, सार्वत्रिक समोच्च। सार्वत्रिक समोच्च, सार्वत्रिक समोच्च क्या होता है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समोच्च क्या होता है इसका आप लोग परिभाषा जानिए। सार्वत्रिक समोच्च को हम लोग सबसे पहले किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको जानिए। सार्वत्रिक समोच्च को हम लोग बड़ी यू, ऐसा बड़ा यू लिखा रहेगा, इसकी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। या किसका संकेत है? सार्वत्रिक समोच्च का। कोई पूछे यूनिवर्सल सेट का साइन क्या होता है तो यूनिवर्सल सेट का साइन यह होता है बड़ी यू। सबसे बड़ा यू लिखा है तो समझिए कि वह यूनिवर्सल सेट है। तो सार्वत्रिक समोच्च का संकेत हो जाएगा यह। अब हम लोग जानेंगे कि सार्वत्रिक समोच्च होता क्या है। सार्वत्रिक समोच्च कहेंगे वैसा समोच्च जिसमें स्वयं सहित सभी अवयव समाहित हो।
मतलब कि वैसा समुच्चय जिसमें स्वयं मतलब कि खुद सहित सभी अवयव जितने भी एलिमेंट है वो सब आ जाए। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल, मतलब कि जितने भी अवयव हैं वो सभी उसके अंदर आ जाएंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय। क्या कहेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे कि आप लोग जैसे से समझिए, जैसे कि यूनिवर्सल सेट में हो जाएगा, मान लीजिए कोई समुच्चय ए और इसमें कह दे कि गिनती की संख्या पूरा 1 से लेकर इन्फिनाइट तक 1 2 3 3 इन्फिनाइट तक है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह यूनिवर्सल सेट है। क्या है? यह यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें से कोई पूछ दे कि क्या यह 3 क्या है, तो 3 देखिए 3 यहाँ पे है, 3 तो एक समुच्चय है, लेकिन 3 यह यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। देखिए इसको हम लोग ए गलत लिख दिए, यू लिखना था, यह हो गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि उसमें सभी अवयव रिप्रेजेंट हो, वैसा समूह जिसमें स्वयं सहित सभी अवयव समाहित हो। क्या हो? सभी अवयव समाहित हो, उसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे आप लोग एक उदाहरण से समझिए, जैसे आप लोग एक उदाहरण से समझिए, इसलिए उदाहरण गलत हो गया। दूसरा उदाहरण हम लोग लेंगे, उदाहरण से आप लोग जल्दी समझेंगे। जैसे उदाहरण ले लीजिए, यूनिवर्सल सेट में आपको आ जाएगा भारत के राज्यों के नाम, राज्यों के नाम। तो भारत में जितने भी राज्य हैं वो सब किसके अंदर आ जाएगा? कोई कह दे कि राज्य क्या है, तो राज्य देखिए मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं बिहार, बिहार लिख रहे हैं, झारखंड लिख रहे हैं, बिहार लिखे, झारखंड लिखे, और कुछ लिखे, और मान लीजिए और कुछ लिखे, और क्या लिखे, और कुछ लिख दे, पंजाब लिख दें। ये सब क्या है? ये सब बिहार के राज्यों के नाम है। लेकिन हम लोग इसको ऐसे न लिख कर डायरेक्ट ये यूनिवर्सल सेट के अंदर ये पूरा आ जाएगा। भारत के राज्यों के हम नाम लिख दिए तो ये सब पहले से ही यहाँ पे उपस्थित है। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? वो ऐसा सेट जिसमें स्वयं सहित सभी अवयव समाहित हो, मतलब कि सभी अवयव इसमें, ये बिहार इसमें नहीं है, बिहार भी है, झारखंड भी है, पंजाब भी है। बिहार में कुल 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों को हम लोग डायरेक्ट यूनिवर्सल सेट के अंदर लिख दिए, तो इसी को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। आई होप कि आप लोग यूनिवर्सल सेट समझ गए होंगे। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय का संकेत यू, बड़ी यू होता है, बड़ा यू होता है। और वैसा इसका परिभाषा क्या होता है कि वैसा समुच्चय जिसमें स्वयं सहित सभी अवयव समाहित हो, वैसा समूह जिसमें स्वयं सहित सभी एलिमेंट, सभी अवयव समाहित हो। जैसे कि यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा, मान लीजिए भारत के राज्यों के नाम हम लोग ले लेते हैं और नीचे हम लोग लिखते हैं बिहार, झारखंड, पंजाब, केरल, तो ये सब आ जाते हैं किसके अंदर? यूनिवर्सल सेट के अंदर पहले ही आ जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग यूनिवर्सल सेट समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। यूनिवर्सल सेट के बाद आप लोग, अब हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे। नया टॉपिक का नाम होगा समुच्चयों का सम्मेलन। पहले आप लोग एक यहाँ पे 2 संकेत को आप लोग समझिए। यह हो एक यह संकेत, ये छोटी वो, यहाँ यू लिखेंगे तो ये आप नहीं समझिएगा कि ये क्या है। इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोग पढ़ दीजिएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट समुच्चय रहेगा तब होगा, ऐसे यदि यू बराबर कोई एथी दिया रहे तब उसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट। अगर मान लीजिए कि कोई दो समुच्चयों के बीच यह साइन लग गया, यह लग गया, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? यह दूसरा चीज़ होता है, यह छोटा ही होता है। यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा होता है और यह छोटा होता है। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं यूनियन। इसको हम लोग कहते हैं यूनियन और इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इन दोनों में बहुत अंतर है। कुछ बच्चे दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल सेट बड़ा साइन होता है और यूनियन का छोटा साइन होता है। यह भी यू की तरह होता है लेकिन यह छोटा होता है। इसको कहते हैं यूनियन। यूनियन को हिंदी में कहते हैं सम्मिलन। तो चलिए हम लोग कुछ से पहले 2 संकेतों के बारे में पढ़ते हैं, तब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यूनियन आप लोग समझ गए होंगे कि यूनियन जो है यूनिवर्सल सेट से अलग है। यूनिवर्सल सेट अलग चीज़ है, यूनियन अलग चीज़ है। यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा होता है और यूनियन होता है जो छोटा होता है। तो मान लीजिए कुछ संकेत है, संकेत को आप लोग समझिए। संकेत होता है, 2 संकेत है, एक यह संकेत है और एक यू को पलट दिए, एक सीधा यू लिख दिए और एक यू को पलट दिए। इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इन दोनों पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। इसको कहते हैं सम्मेलन।
समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन, हिंदी में इसको कहते हैं समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन। फिर से आप लोग लिखिएगा, समुच्चयों का सम्मिलन, सम्मिलन। इसको हम लोग अभी अंग्रेजी में जानेंगे, इसको कहते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, सर्वनिष्ठ क्या होता है, उसको हम लोग समझते हैं। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि सम्मिलन क्या होता है। यूनियन सेट, यूनियन ऑफ सेट होगा, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ सेट। इसको कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। चलिए इसको कहते हैं, इसको हम लोग यूनियन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, यूनियन के नाम से जानते हैं, और इसको इंटरसेक्शन के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में हम लोग इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटर, माफ करिएगा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इसको कहेंगे इंटरसेक्शन और इसको कहेंगे यूनियन। यूनियन का हिंदी होता है समुच्चयों का सम्मिलन, और इंटरसेक्शन का हिंदी होता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये सम्मिलन क्या होता है और ये सर्वनिष्ठ क्या होता है, यह यूनियन क्या होता है और यह इंटरसेक्शन क्या होता है। तो देखिए यूनियन क्या होता है, यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग, इतना आप लोग संकेत आप लोग समझ गए, और हम लोग चलते हैं इसको विस्तार से समझते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए लिखिएगा, आप लोग हेडिंग डालिए, समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का समुच्चयों का सम्मेलन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। इसका परिभाषा आप लोग लिखिए, इसका परिभाषा लिखिए कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए यूनियन बी, अभी हम आप लोग को बताए थे कि यह यूनियन का साइन है, ये सम्मिलन का साइन है। तो ए यूनियन बी में ए तथा बी के सभी अवयव उपस्थित होंगे, उपस्थित होंगे। क्या होंगे, सम्मिलन क्या होता है, समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। मान लीजिए कि दो समुच्चय है, ए और बी दो समुच्चय है, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए यूनियन बी में क्या होता है कि ए तथा बी के जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, वह ए यूनियन बी में उपस्थित होंगे। क्या होंगे, उपस्थित होंगे। जैसे उदाहरण से आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए कि ए कोई सेट है, ए सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट आ जाता है। मान लीजिए ए सेट के अंदर आ जाता है ए, ई, आई, ओ, यू, और बी कोई सेट है, बी सेट के अंदर क्या आ जाता है, बी सेट के अंदर आ जाता है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ऐसे आ जाता है। इन सभी को मान, चलिए ये उदाहरण हम लोग, चलिए बी, अब यही लेनी है तो यही लेते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं लेंगे, पी ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, एस ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, वी ले लेते हैं, डब्लू ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं और जेड ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि ए कोई सेट है जिसके अंदर कौन कौन है अवयव है, एलिमेंट है, ए, ई, आई, ओ, यू, और बी कोई सेट है जिसके अंदर बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड है। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, देखिए ए के एलिमेंट तथा बी के एलिमेंट, ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में क्या होगा कि ए तथा बी के सभी अवयव आ जाएंगे। तो पहले ए में कौन है, ए में देखेंगे कि ए है, ए में ए है तो ए लिखेंगे। अब देखेंगे कि बी में कहीं ए है तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे,
क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि समुच्चय को हम लोग रोस्टर विधि में लिखते हैं। चलिए हम लोग दूसरा उदाहरण लेकर समझते हैं। यह उदाहरण थोड़ा टफ हो गया, आप लोग को समझने में हार्ड हो जाएगा। उदाहरण को हम लोग करते हैं चेंज। उदाहरण आप लोग दूसरा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ए कोई सेट है, ए सेट के अंदर ले लेते हैं 2 4 6 8 10। चलिए ए सेट ले लिए और बी सेट ले लेते हैं, बी समुच्चय लेते हैं। बी में हम लोग लिख देते हैं कितना, 4 8 12 16। चलिए 2 हम लोग सेट ले लिए, एक ए सेट लिए और एक बी सेट लिए। ए सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट है, 2 4 6 8 और 10। और बी सेट लिए, इसके अंदर 4 8 12 और 16 एलिमेंट है। इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 एलिमेंट है। अब यहाँ पूछेगा कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी क्या कहता है, ए यूनियन बी क्या कहता है, यदि ए तथा बी समुच्चय है तो ए यूनियन बी में ए तथा बी के सभी अवयव उपस्थित होंगे। जितने भी ए में एलिमेंट है और जितने भी बी में एलिमेंट है, उन दोनों के अवयव ए यूनियन बी में उपस्थित होंगे। तो चलिए इस, चूँकि हम लोग जानते हैं कि अवयव को हम लोग लिखते हैं रोस्टर विधि के रूप में। और रोस्टर विधि के रूप में देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए के एलिमेंट पहले हम लोग लिख देंगे 2 4 6 8 10। ये ए के जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम लोग लिख देंगे, फिर बी के सभी एलिमेंट को लिखेंगे। और चूँकि हम लोग देखेंगे कि बी वाला एलिमेंट पहले से ए में है कि नहीं। 4 जो है 4 बी पहले से लिखा गया है, 4 देखिए 4 पहले से, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि रोस्टर विधि में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अवयव को दोहरा कर नहीं लिखते हैं। 4 चूँकि पहले से लिखा हुआ है तो 4 को हम लोग फिर से नहीं लिखेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे कि 8 पहले से लिखा गया है, हाँ जी लिखा गया है, तो 8 को हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर देखेंगे 12 हम लोग लिखे हैं, 12 अभी नहीं लिखे हैं तो 12 हम लोग लिखेंगे। फिर यहाँ देखेंगे 16 को हम लोग लिखेंगे, 16 भी लिखाया है, नहीं लिखाया है तो 16 को हम लोग लिख देंगे। तो यह हुआ ए यूनियन बी। तो आई होप कि आप लोग यूनियन समझ गए होंगे, समुच्चयों का सम्मिलन समझ गए होंगे कि सम्मिलन क्या होता है। सम्मिलन क्या होता है, यदि ए और बी 2 समुच्चय है तो ए यूनियन बी में ए तथा बी के सभी अवयव उपस्थित होंगे, लेकिन कोई भी अवयव दोबारा रिपीट नहीं होगा। जैसे ए में के एक एलिमेंट है 2 4 6 8 और 10 और बी के एलिमेंट है 4 8 12 और 16। तो ए यूनियन बी में हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 और 16। ये जो 4 और 2 8 है इसको हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे, चूँकि हम लोग इसको लिखते हैं रोस्टर विधि में। रोस्टर विधि हम आप लोग को पढ़ाए थे कि रोस्टर विधि में अवयवों को मंडली कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा कर लिखते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप लोग लिखिए, तो हम इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं आएंगे। इसको हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ देखेंगे। क्या देखेंगे, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ देखेंगे। समुच्चयों का अब हम लोग सर्वनिष्ठ देखेंगे। क्या देखेंगे, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मार्कर भी दे रहा है, जवाब है सब। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा आप लोग लिखिएगा कि यदि ए और बी 2 समुच्चय हैं, तो ए इंटरसेक्शन, अभी हम आप लोग को पढ़ाए थे कि इंटरसेक्शन का साइन यह होता है, यू को पलटते इसको कहते हैं इंटरसेक्शन और यू को सीधा लिखते हैं उसको पढ़ते हैं यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए तथा बी के समान अवयव उपस्थित होंगे। चलिए इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, यदि मान लीजिए कि ए और बी 2 समुच्चय हैं, क्या है, ए और 2 बी सेट हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए सर्वनिष्ठ बी में ए तथा बी के
समान अवयव होंगे, मतलब समान मतलब कि जो ए में भी हो जो बी में भी हो, जो कॉमन अवयव होंगे उसको हम लोग लिखेंगे इंटरसेक्शन के अंदर। किसके अंदर लिखेंगे? इंटरसेक्शन के अंदर। इंटरसेक्शन के अंदर जैसे कि आप लोग समझिए, जैसे कैसे, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एक ए ले लेते हैं सेट और एक बी ले लेते हैं सेट। ए के अंदर लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, और बी के अंदर लिखते हैं 2 3 5 7 और 9। ठीक है, 2 3 5 7 और 9। तो अब हम लोग पूछेंगे, मान लीजिए और एक उदाहरण ले लेते हैं 2 3 5 7। हाँ, अभी इतना ही समझिए। अब हम लोग समझेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखेंगे कि ए में 1 है, बी में 1 है, बी में 1 नहीं है, तो ये 1 हम लोग नहीं लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, ए तथा बी के समान अवयव को लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसको हम लोग लिखते हैं। तो देखेंगे कि ए के जो अवयव है वो बी में है कि नहीं है। ये अगर दोनों में एलिमेंट वो उपस्थित होगा तो उसको हम लोग लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी में। अगर दोनों में नहीं है तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। तो पहले 1 को देखेंगे, 1 है नहीं है। 2 को देखेंगे तो 2 है, तो 2 को हम लोग लिख देंगे। और हम देखेंगे कि और है कोई, और हम लोग देखेंगे कि 2 के बाद 3 भी है, तो 3 यहाँ भी है, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग देखेंगे 3 के बाद 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है। 5 हम लोग देखेंगे, हाँ 5 है, तो 5 हम लोग लिख देंगे। और हम लोग देखते हैं 6 इसमें है नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें केवल 3 ही एलिमेंट आएगा। ए इंटरसेक्शन बी में कितना आएगा, 2 3 5, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है। और कुछ कॉमन इन दोनों में है नहीं है। तो जो कॉमन होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। दो अवयवों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। आई होप कि आप लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझ गए होंगे। इसको हम लोग करते हैं अब इरेज। इसको हम लोग करते हैं अब इरेज। अब कुछ ज़्यादा नहीं, अब केवल कुछ रूल है उसको हम लोग पढ़ेंगे। समुच्चयों का एक पूरक है उसको हम लोग जानेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ सम्मिलन के नियम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम्मिलन, माफ करिए, सम्मिलन की कुछ गुण। हम क्या पढ़ेंगे, सम्मिलन संक्रिय के कुछ, सम्मिलन संक्रिय, माफ करिएगा यहाँ संक्रिय छूट गया, इसको हम लोग लिख लेते हैं फिर से। चलिए इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं, सम्मिलन संक्रिय की, सम्मिलन संक्रिय के कुछ, सम्मिलन संक्रिय की कुछ गुणधर्म। चलिए सम्मिलन संक्रिय के कुछ गुणधर्म को हम लोग आज जानेंगे। सम्मिलन संक्रिय के कुछ गुणधर्म। सम्मिलन मतलब आप लोग जान गए हैं कि यूनियन होता है। क्या होता है, यूनियन। तो यूनियन से जितने भी रूल हैं, जितने भी गुणधर्म है उसको हम लोग समझते हैं। यूनियन में क्या क्या रूल होता है, गुणधर्म मतलब कि रूल आप लोग समझिए। तो यूनियन से रिलेटेड जितने भी रूल्स है उसको हम लोग जानेंगे। तो रूल क्या, कितने रूल है उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहला आप लोग समझिए, पहला क्या होता है, पहला रूल कहता है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे उसको हम लोग समझते हैं, जानेंगे। फिर दूसरा कहता है, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि यदि ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी हो और ब्रैकेट क्लोज कर सी हो और यहाँ पे लिख, फिर इसको इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए यूनियन अब ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको किस रूल के नाम, इसको किस नियम से नाम से जानते हैं। फिर तीसरा नियम क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। तीसरा नियम कहता है कि ए यूनियन अब फाई हो, क्या हो, ए यूनियन फाई हो तो क्या होगा, 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 क्या हो, ए यूनियन फाई हो तो क्या होगा। अभी हम लोग इसको इतना ही रहने देते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि ए यूनियन ए हो तो क्या होगा, ए यूनियन ए हो तो क्या होगा। फिर पाँचवा जानेंगे कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यानी कि बड़ा यू, यह बड़ा यू होगा। देखिए इसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल सेट। अभी आप लोग को हम बताए थे कि यूनियन और यूनिवर्सल सेट में अंतर होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, यूनियन मतलब होता है सम्मिलन। फिर छठा क्या कहता है, पाँच ही रूल है, अब इसको हम लोग समझते हैं
यदि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन है, मान लीजिए कि ए यूनियन बी है, मान लीजिए कि ए में कोई तत्व है 1 और 2, ठीक है, और बी में कोई तत्व है 2 और 1, दोनों में, चलिए इसको हम लोग ऐसे नहीं समझते हैं, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होगा, चूँकि इसमें भी ए यूनियन बी में भी वही तत्व आएगा और बी यूनियन ए में भी वही तत्व आएगा, क्योंकि दोनों का हम लोग को क्या निकालना है, दोनों में जितने भी अवयव है इसमें भी वही बात होगा कि ए और बी के सभी अवयव लिखेंगे, और इसमें भी वही बात होगा कि बी और ए के सभी अवयव को हम लोग लिखेंगे। तो इसको हम लोग किस नियम से नाम से जानते हैं, इसको हम लोग किस नियम से, देखिए यहाँ क्रम बदल रहा है, पहले ए और इसमें बाद में बी है, इसमें पहले बी हो गया और इसमें बाद में है, तो इसको हम लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। यह नियम के नाम आप लोग लिख लीजिए, नियम, इसको हम लोग क्रम विनिमय नियम क्या कहते हैं, किस नियम से जानते हैं हम लोग? क्रम विनिमय नियम। यहाँ क्रम बदल रहा है, पहले ए था और यहाँ पहले बी हो गया, ए यूनियन बी है, बी यूनियन सी है, माफ़ करिए बी यूनियन ए है, दोनों का बात वही है, इसमें भी वही चीज़ होगा। ए यूनियन बी में क्या होगा, मतलब कि ए के सभी अवयव और बी के सभी अवयव को हम लोग ए यूनियन बी के अंदर लिखेंगे, और बी यूनियन ए में क्या लिखेंगे, बी के सभी अवयव और ए के सभी अवयव को लिखेंगे। दोनों बात सेम ही है, बोलने का तरीका केवल बदल जा रहा है, इसमें भी वही चीज़ होगा, इसमें भी वही चीज़ होगा, लेकिन इसको हम लोग क्रम बदल रहे हैं तो इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए हों। फिर देखिए, फिर यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले एक बार हम लोग ए यूनियन बी कर लिए और फिर करते हैं यूनियन सी, और फिर यहाँ पे ए यूनियन है, यहाँ पे बी यूनियन सी को एक साथ ले लिए, तो आप किसी को साथ लीजिए, सब तो एक ही जगह हो जाएगा। मान लीजिए ए यूनियन बी कर लिए और फिर सी को मिलाए, मान लीजिए हम 3 दोस्त हैं, पहले 2 मिल गए और फिर बाद में जाकर तीसरा को लेते हैं, तो फिर तो मिल के 3 ही हो जाएगा। वही बात है कि तीनों एक जगह आ जाएगा। अब मान लीजिए ए और बी सी 3 दोस्त हैं, पहले ए और बी मिल गया तो यहाँ दोनों गए और फिर जाकर सी से मिलते हैं, तो फिर हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। अब हम लोग ये नहीं करते हैं, अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले बी यूनियन सी को मिला देते हैं, पहले बी यूनियन सी मिलते हैं फिर ए के पास आते हैं, तो यहाँ भी बात वही है, फिर हम लोग वही ए बी सी होंगे, केवल बोलने का तरीका चेंज हो गया कि पहले बी यूनियन सी को मिला दिए फिर ए को मिलाए, यहाँ पे पहले ए यूनियन बी को मिला दिए फिर सी को मिलाए, तो मिलाएं बाद में मिलाए या पहले मिलाए, मिल तो रहा है, आंसर वही आएगा। इसीलिए इसको हम लोग किस नियम से जानते हैं उसको हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग किस नियम से जानते हैं, इसको हम लोग किस नियम, इसको कहते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, इसको हम लोग कहते हैं साहचर्य नियम। इसको आप लोग नियम वाले आप लोग को 8 में पढ़ना होगा, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, ये सब आपको क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं ए यूनियन फाई। फाई मतलब आप लोग जानते हैं कि फाई मतलब कि होता है कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं पाई उसी को कहते हैं फाई, जहाँ कुछ नहीं पाई उसी को कहते हैं फाई। तो एक ऐसा समुच्चय है कि जिसमें कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या है? एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कि कुछ भी नहीं है, कुछो न है। मान लो कि हम कुछो नहीं है, एगो तू है, तोरा पास मान लो कि 10 रुपया है, तो हमारा भी 1 रुपया नहीं है, तोरा भी मान लीजिए हम हैं और आप हैं, मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास कुछ 1 भी रुपया नहीं है और आपके पास 10 रुपया है। अब हम दोनों को मिलाकर कितने रुपये होंगे? तो आपके पास जितना रुपया उतनी रुपया ना होगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मेरे पास कुछ नहीं है और आपके पास 10 रुपया है। अब कोई पूछे कि इन दोनों को मिला के कितने रुपये हैं, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है और आपके पास 10 रुपये है, तो दोनों को मिलाइएगा तो क्या आएगा? 10 रुपया। तो मतलब कि आप आ जाइएगा। तो देखिए ए है, ए कोई सेट है और फाई है, तो फाई में हम लोग जानते हैं कि फाई मतलब कुछ भी नहीं, जहाँ कुछ नहीं पाई वहाँ फाई, और ए सेट है तो यहाँ पे ए यूनियन फाई में हो जाएगा ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फाई मतलब कुछ नहीं, फाई मतलब रिक्त, खाली, खाली है, पहले से खाली है, ये पहले से खाली है, तो इसके पास क्या है? कुछ नहीं है, तो ये जो होगा वही यहाँ पे हो जाएगा। क्या समझ गए? आई होप कि आप लोग अब इतना बढ़िया उदाहरण आपको देकर समझा रहे हैं, आप लोग समझ जा रहे हो। फिर देखिए, एक हम है और एक आप है। क्या है? एक हम है और एक आप है, एक हम है और एक आप है। हमारा पास एगो सेव है, आपको पास एक सेव है, एगो हम है एक आप है। क्या है? एक हम है और एक आप है। अब हम लोग को पूछा कि आप दोनों के पास मिलाकर क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास भी एम बराबर सेव ही,
क्या है, हमारे पास भी सेव ही है और बी के पास, आप बी मान लीजिए आप है, आपके पास भी सेव ही है। क्या है, सेव ही है। हमरो भी सेवे है, आपको पास भी सेवे है। यहाँ ए यूनियन ए है ना, तो मान लीजिए कि ए में कोई एलिमेंट है जिसमें सेव है और बी में कोई एलिमेंट है वो में सेवे है। तो चूँकि बी हम लोग क्यों लिखे हैं, चूँकि बी ए के बराबर है। देखिए इसको मान लीजिए वो ए है, ए एलिमेंट है, हमरो भी सेव है, आपके पास भी है। एक हम है और एक आप है, एक बराबर सेव एक होगा, ए बराबर सेव मान लीजिए। इसमें मान लीजिए ए में सेव एलिमेंट है, इसमें भी सेव एलिमेंट। अब पूछ देखिए ए यूनियन ए में क्या होगा। चूँकि यूनियन मतलब हम लोग जानते हैं कि यूनियन मतलब, माफ़ करिएगा लाइट कट गया जिसके कारण क्लास को हम लोग इसके बाद हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ तक हम लोग देख लिए थे। देख रहे थे हम लोग कि ए यूनियन फाई मतलब कुछ नहीं, एक ए यूनियन फाई बराबर ए हो जाता है। इसको हम लोग उदाहरण से समझें। तो उदाहरण से क्या समझे कि मान लीजिए मेरे पास कुछ नहीं है और आपके पास 10 रुपया है और दोनों का यूनियन पूछेंगे तो आप आएंगे, क्योंकि आपके पास 10 रुपया है तो आप ही आएंगे। हम अभी तो कुछ है ही नहीं है तो हमारा लिखा भी नहीं करा है। आपके पास 10 रुपया है तो 10 रुपया लिखा जाएगा। फिर हम लोग देखें कि ए यूनियन ए मतलब कि मेरे पास भी मान लीजिए कि 10 का नोट है और आपके पास भी 10 का नोट है। ए यूनियन ए मतलब कि दोनों तो यहाँ पे समान ही है, ए और ए ही है। मान लीजिए मेरे पास 10 का नोट है और आपके पास 10 का नोट है और दोनों का यूनियन पूछ दे। तो यूनियन का क्या होता है, यूनियन मतलब कि जो दोनों को माफ़ करिएगा, दोनों के अवयव को लिखते हैं। दोनों के अवयव को लिखते हैं तो आपके पास भी 10 का नोट है और मेरे पास भी 10 का नोट है। क्या है, आपके पास भी 10 का नोट है, मान लीजिए 10 का नोट आपके पास भी है और 10 का नोट मेरे पास है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि दो अवयव को रोस्टर विधि में लिखते हैं तो अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती, एक बार ही लिखेंगे। तो इसीलिए ए यूनियन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए बराबर ए हो जाएगा। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। फिर होता है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, मान लीजिए हम है ए और आप है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट मतलब कि सब चीज़, जैसे कि मान लीजिए ए कोई मान लीजिए कि ए में कोई अवयव है। ए में अवयव क्या है, ए में कोई अवयव है सेव। क्या है, ए में कोई अवयव है सेव। और यूनिवर्सल सेट में क्या है, यूनिवर्सल सेट में फल का दुकान है। क्या है, फल का दुकान। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, चूँकि हम लोग जानते हैं कि ए में सेव है और यूनियन में क्या है, यूनिवर्सल सेट में क्या है, फल का दुकान है। तो यहाँ फल सेव और फल के दुकान में दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, फल का दुकान। चूँकि फल के दुकान में पहले से सेव उपस्थित है, यूनियन में पहले से ए उपस्थित है, इसीलिए ए यूनियन, माफ़ करिएगा, यूनिवर्सल सेट में ए पहले से उपस्थित है, इसीलिए ए यूनियन यूनिवर्सल सेट बराबर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए ए में सेव है और यूनिवर्सल सेट में फल का दुकान है। क्योंकि फल के दुकान में पहले से सेव उपस्थित है, इसीलिए दोनों का यूनियन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यूनिवर्सल सेट। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इस सम्मिलन के कुछ संक्रिय नियम हम लोग पढ़ेंगे। सर्वनिष्ठ का कुछ गुणधर्म नियम, सर्वनिष्ठ का कुछ गुणधर्म नियम पढ़ेंगे। सर्वनिष्ठ का नियम पढ़ेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। सर्वनिष्ठ का क्या नियम है, सर्वनिष्ठ क्या क्या नियम है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए सर्वनिष्ठ का क्या नियम है उसको हम लोग पढ़ते हैं। सर्वनिष्ठ क्या है, सर्वनिष्ठ संक्रिय के कुछ नियम। मार्कर भी जवाब दे दिया, मार्कर दोनों में से कोई भी नहीं चल रहा है, इंक हो गया है खत्म। सर्वनिष्ठ क्या लिखेंगे, केवल समझिए आप लोग। सर्वनिष्ठ संक्रिय के कुछ गुणधर्म, इंटरसेक्शन। इंक पहले हम लोग ना लेते हैं, एक में इंक नहीं लाएंगे, इंक भी ख़त्म हो गया है। क्या किया जाए देखते हैं क्या किया जाए, थोड़ा बहुत डाल के काम चलाते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे सर्वनिष्ठ संक्रिय के कुछ गुणधर्म। लो ये तो आओ,
हम सोचे कि चलेगा ही तो, और चलिए चलेगा, कुछ दिखेगा, हल्का फुल्का भी दिख रहा है। आप लोग काम चलाइए। अब कल से हम लोग मार्कर को नया ला के देखेंगे, पहले चेक करके क्लास को स्टार्ट करेंगे। केवल आप लोग समझिए सर्वनिष्ठ संक्रिय के कुछ गुणधर्म। सर्वनिष्ठ को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन 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 का साइन क्या होता है? इंटरसेक्शन का साइन होता है यूनियन का उल्टा। यूनियन का उल्टा। यूनियन का उल्टा। यूनियन का उल्टा। बाकी सब वही रहने देंगे हम लोग। चलिए सर्वनिष्ठ संक्रिय के कुछ गुण हमको हम लोग समझेंगे। एक एक्स्ट्रा में आ जाता है, क्या आ जाता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर। चलिए सर्वनिष्ठ संक्रिय के कुछ घंट हम इंटरसेक्शन के कुछ रूल को हम लोग जानेंगे। इंटरसेक्शन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ए और बी दो सेट है, और ए यूनियन बी मतलब कि ए और बी के जो कॉमन होते हैं। इंटरसेक्शन मतलब हम आप लोग को बताए थे कि दोनों में कॉमन हो, जो कॉमन हो उसको हम लोग कहेंगे। और ए और बी में जो कॉमन होगा वो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में, और बी और बी यूनियन ए में बी इंटरसेक्शन, माफ करिएगा, बी इंटरसेक्शन ए में क्या आएगा? बी और ए का कॉमन एलिमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? ए और बी का कॉमन एलिमेंट। तो दोनों चीज़ एक ही है, केवल क्रम हम लोग बदल दिए, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम। यहाँ पर भी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ए और बी दो, ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी में जो कॉमन है उसको हम ले लिए, और अब ए और बी में जो कॉमन है अब उसको सी से मिलाते हैं। तो उसी ए और बी में जो कॉमन था उसको ले लिए। अब ए यूनियन बी, ए और बी से जो सी में कॉमन है उसको हम लेंगे। जैसे यहाँ पे समझिए, ए बराबर है 1 2 3, बी बराबर है 2 3 4 और सी बराबर है 4 5 6। क्या है? 4 5 6 नहीं, 3 4 5 6 लिखते हैं। हाँ, एक इसके बराबर लिखते हैं 3 4 5 6। तो देखिए क्या हो जाएगा। ए पहले हम लोग कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा? 3 दोनों में है तो 3 हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन है सी, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 इंटरसेक्शन सी, तो सी में इतना चीज़ है, तो सी में इतना चीज़ है तो 3, देखिए सी में इतना चीज़ है, 3 ए इंटरसेक्शन बी में केवल 3 है, और 3 में इतना में क्या कॉमन है? केवल 3 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी में क्या हो जाएगा? सी यहाँ लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3, आंसर इसका हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इंटरसेक्शन समझ रहे होंगे। इसको हम लोग क्वेश्चन के द्वारा समझे तो और बढ़िया से समझेंगे। केवल आप लोग इतना समझिए कि इसको कहते हैं साहचर्य नियम। वो कैसे होता है हम आप लोग को आगे बता देंगे। फिर यहाँ देखिए, एक यूनियन है ए और एक यूनियन है फाई। क्या है? एक यूनियन ए है और एक यूनियन फाई है। माफ़ करिएगा, एक सेट है ए और एक सेट में है फाई। क्या है? फाई। और दोनों का पूछ रहा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों में कॉमन। तो मान लीजिए एक कोई आप है, आपके पास 10 रुपया है, हमारे पास कुछ नहीं है। फाई मतलब कि कुछ हो नहीं। कोई पूछे कि दोनों में कॉमन का, मान लीजिए आपके पास 10 के नोट है। कितना का नोट है? 10 टका है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक भी नोट नहीं है। कोई पूछे कि दोनों में कॉमन क्या है, तो आपके पास 10 के नोट है, मेरे पास कुछ नहीं, तो कुछ कॉमन है? नहीं है। तो कॉमन नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं फाई। क्या कहते हैं? फाई। क्या कहते हैं? फाई। फाई हम लोग जानते हैं कि सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। जहाँ कुछ नहीं होता है, मान लीजिए वो 10 आपके पास हटा दिया तो आपके पास भी क्या हो जाएगा? फाई। क्या हो जाएगा? फाई है। मेरे पास पहले से फाई है, तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए माफ करिए, यूनियन बोला जा रहा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। क्या पढ़ते हैं? इंटरसेक्शन। फिर हम लोग पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन ए। क्या पढ़ेंगे? ए इंटरसेक्शन ए मान लीजिए ए के पास 10 टका है और बी के पास भी 10 टका है। दोनों के पास 10 के नोट है और दोनों का कॉमन पूछे तो वही चीज़ हो जाएगा, क्योंकि कॉमन में हम लोग वही चीज़ को लिख देंगे, रिपीट नहीं होता, इसी कारण ए हो जाएगा। ए यूनियन ए बराबर ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। फिर ए इंटरसेक्शन यू, मान लीजिए ए कोई सेव है, अभी आप लोग को बताए थे कि ए मान लीजिए ए एलिमेंट में सेव है और यू एलिमेंट में फल का दुकान है। ये आ जाएगा यू के अंदर, ये आ जाएगा ए के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन पूछेगा। सेव और फल के दुकान में कॉमन क्या होगा? तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि फल के दुकान में सेव होगा,
सेव होगा तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सेव है। सेव है तो सेव किस में है, ए में, तो ए यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए। आई होप कि आप लोग इससे बढ़िया उदाहरण आप लोगों को नहीं मिलेगा, इससे आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हम लोग क्या कहते हैं, चलिए हम लोग जानते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यहाँ यूनियन है तो यूनियन का साइन दे देंगे और फिर करेंगे ए इंटरसेक्शन सी, क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे, यूनियन है तो यूनियन का साइन दे देंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, क्या करेंगे, सी करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले पसीना को थोड़ा हटा रहेगा। चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतना आप लोग समझ गए। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम, इसको कहते हैं साचर नियम। यहाँ फाई वाला है तो फाई वाले को हम लोग किस नियम से जानते हैं, फाई वाले को हम लोग तत्समक नियम कहते हैं, क्या कहते हैं, तत्समक नियम। तत्समक नियम कहते हैं ए यूनियन ए, यह समान है तो इसीलिए इसको कहते हैं वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम, जिसका सम हो मतलब कि समान हो, दोनों में समान है, इसको कहते हैं वर्ग सम नियम। ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट वाले को कहते हैं यू का नियम, यू के नियम, क्या कहते हैं, यू के नियम। और यह आ गया एक्स्ट्रा में, इसको कहते हैं वितरण या बंटन नियम, वितरण या बंटन नियम, वितरण या बंटन नियम। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी हो तो बी इंटरसेक्शन ए होगा, इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को साचर नियम कहेंगे। ए इंटरसेक्शन फाई हो तो फाई होगा, इसको तत्समक नियम। ए इंटरसेक्शन ए हो तो ए होगा, इसको कहेंगे वर्ग सम नियम। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हो तो ए होगा, इसको कहेंगे यू का नियम। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होगा, इसको कहेंगे वितरण या बंटन नियम। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं आगे, इसके आगे उसमें भी आप लोग लिख लीजिएगा, सर्वसंक्रिय वाले में भी ये सब नियम लिख लीजिएगा, तत्समक नियम, वर्ग सम नियम, यू के नियम, ये नियम उसमें नहीं था। तब हम लोग चलते हैं इसके आगे, इसको हम लोग करते हैं इरेज। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक क्या है उसको हम लोग देखते हैं। मार्कर के कारण क्लास थोड़ा आज कचरा सा हो गया, मार्कर सही रहता। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए आप लोग, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर। हेडिंग आप लोग डालिए समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर क्या होता है, समुच्चयों का अंतर को हम लोग समझते हैं। समुच्चयों का अंतर क्या है, मान लीजिए कि ए कोई सेट है, क्या है, ए कोई सेट है, इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है, और बी कोई एलिमेंट है, क्या है, बी कोई एलिमेंट है, इसमें हो गया 2 4 6, ठीक है। ए और बी समुच्चयों का अंतर को समझने से पहले हम लोग इतना जानेंगे कि समुच्चयों का अंतर किन्हीं 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के बीच होता है। तो मान लीजिए कि 2 समुच्चय है ए और बी, और यहाँ पे ए माइनस बी पूछ दिया, ए माइनस बी पूछ दिया, क्या पूछ दिया, ए माइनस बी, या हमसे पूछ दे बी माइनस ए, कुछ भी पूछ सकता है। समुच्चयों का अंतर मतलब कि कोई समुच्चय में से कोई समुच्चय घटा सकते हैं, चाहे तो हम ए में से बी भी घटा सकते हैं, बी में से ए भी घटा सकते हैं, चूँकि हम लोग से क्या पूछा है, समुच्चयों का अंतर। तो अंतर कैसे निकलता है देखेंगे कि पहले क्या है, पहले ए है बाद में बी है, तो ए माइनस बी पूछे तो क्या करेंगे कि ए वाले समुच्चय में से बी वाले समुच्चय को घटा देंगे, क्या करेंगे, ए वाले समुच्चय में से बी वाले समुच्चय को घटा देंगे। देखेंगे कि जो बी में है किंतु ए में, माफ़ करिएगा, ए में है किंतु बी में नहीं है, उसको हम लोग लिखेंगे। जहाँ पूछ देखिए ए माइनस बी, तो देखेंगे कि कौन ए में केवल है वह बी में नहीं है, जो ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। देखिए बी में जो है उसको हम लोग हटा देते हैं, ए और बी दोनों में उसको हम लोग हटा देते हैं, दोनों में है बस। अब ए में से अब ऐसा देखेंगे कि जो दोनों में उसको घटा देंगे, बाकी ए वाले के सभी अवयव को हम लोग लिख देंगे। तो अब बाकी ए में क्या बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया, 1 3 5 बच गया। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए के समुच्चय में से बी के समुच्चय को घटाएंगे
तो ए में जितने भी बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन होंगे उसको हटा देंगे। क्या करेंगे? कॉमन को हटा देंगे, बाकी ए वाले एलिमेंट को हम लोग लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार बी माइनस ए पूछते, क्या पूछते? बी माइनस ए। तो बी में जितने भी एलिमेंट हैं, यहाँ पे बी में जितने, यहाँ पे देखिए 2 है, तो बी माइनस ए पूछ दिया। तो बी में से जितने भी ए वाले कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देंगे। तो देखिए बी में कितने, बी में 2 है और 2 इसमें है, तो इसको हटा देंगे। 4 इसमें भी है और इसमें भी हटा देंगे। और बाकी जो बी में एलिमेंट बच गया उसको हम लोग लिख देंगे। क्या करेंगे? लिख देंगे। तो आई होप कि आप लोग समुच्चयों का अंतर को समझ गए होंगे। समुच्चयों का अंतर क्या होता है? इन्हीं 2 समुच्चयों के अंतर को कहते हैं समुच्चयों का अंतर। जैसे कि कोई प्रश्न दे दें ए माइनस बी, ए माइनस बी का फार्मूला, इसको हम लोग क्या, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? इसको हम लोग पढ़ेंगे कि वैसा अवयव का समुच्चय जो ए में हो किंतु बी में ना हो। जहाँ ए माइनस बी कह दिया तो कहेंगे कि वैसा समुच्चयों का अंतर, वैसा समुच्चय जो ए में हो किंतु बी में नहीं हो। देखिए ए में है लेकिन बी में नहीं है, ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। आई बी माइनस ए है तो इसको हम लोग कहेंगे कि वैसा समुच्चय जो बी में है, वैसा समुच्चयों का, वैसा अवयवों का समुच्चय जो बी में हो किंतु ए में नहीं हो। तो देखिए 6 जो है बी में है, बी में होगा, यह बी में होगा लेकिन ए में नहीं होगा, ए में नहीं होगा। देखिए 6 जो है बी में है किंतु ए में नहीं है। आई होप कि आप लोग समुच्चयों का अंतर समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अब इसको करते हैं इरेज। समुच्चयों का अंतर आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका? नेक्स्ट पॉइंट समुच्चयों के अंतर के बाद क्या कहता है? असंयुक्त समुच्चय। क्या है? हेडिंग डालिए, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं? असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं उसको हम लोग डालेंगे, इसको हम लोग जानेंगे। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है लिखेंगे, इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे। वैसा 2 समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव समान न हो। असंयुक्त समुच्चय किसे कहेंगे? वैसा 2 समुच्चय जिस दोनों का एक भी अवयव समान न हो। मतलब कि 2 ऐसा समुच्चय जिसमें दोनों में से एक भी, दोनों का अवयव में से कोई का एक भी अवयव समान न हो। जैसे कि ए कोई समुच्चय हो गया 1 2 3 और बी कोई हो गया 5 6 7। इन दोनों में से किसी का, मान लीजिए ए का जो अवयव है और बी का अवयव है, इन दोनों में से कोई भी अवयव समान न हो तो ऐसे अवयव को, वैसे समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे समुच्चय को हम कहेंगे असंयुक्त समुच्चय। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है? संयुक्त समुच्चय मतलब कि वैसा 2 समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव समान न हो, कोई भी अवयव समान न हो। चलिए आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसको हम लोग करते हैं इरेज। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या है? समुच्चयों का पूरक। इसको आप लोग लिखिए, यह सबसे ज़रूरी है। समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक हेडिंग है समुच्चय का पूरक। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हेडिंग आप लोग जानिए, समुच्चयों का पूरक। इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी समुच्चय का पूरक। मान लीजिए कि ए कोई सेट है, ए कोई समुच्चय है, क्या है? ए कोई समुच्चय है, तो उसका पूरक क्या होगा? उसका पूरक होगा ए डैश। इसके ऊपर ये जो लगा देते हैं इसको कहते हैं ए डैश। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए कि ये कोई सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए डैश होगा। जैसे कि बी कोई कॉम्प्लीमेंट है, इसका बी कोई सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? बी डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी डैश। चलिए हम लोग आगे इसको हम लोग समझते हैं, समुच्चयों का पूरक कैसे निकलता है।
समुच्चयों का पूरक हम लोग कैसे निकालते हैं उसको फॉर्मूला। समुच्चयों का पूरक हम लोग समझ गए कि समुच्चयों का पूरक क्या होता है। समुच्चयों का पूरक क्या होता है, उस पर डैश लग जाता है, इसको कहते हैं समुच्चयों का पूरक। तो समुच्चयों का पूरक का एक फार्मूला है। समुच्चयों का पूरक का एक फार्मूला क्या है, उसको आप लोग लिखिए। समुच्चयों के पूरक का एक फार्मूला है। समुच्चयों का पूरक का मान लीजिए एक कोई समुच्चय है, तो उसका पूरक का कैसे निकलेगा, उसका पूरक कैसे निकलेगा उसको हम लोग जानेंगे। तो एक कोई समुच्चय है, उसका पूरक कैसे निकलेगा, उसका पूरक निकलेगा यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा देंगे। तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा देंगे तो उसका पूरक निकल जाएगा। जैसे और कोई ले लीजिए, जैसे बी कोई सेट है। फिर से लाइट कट गया, इसके कारण फिर से इस क्लास को यहीं पे स्थगित किया जाता है। इसके बाद हम लोग फिर से हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं हम लोग क्या देख रहे थे। हम लोग देख रहे थे समुच्चयों का पूरक। समुच्चयों का पूरक मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम लोग पढ़ रहे थे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का होता क्या है, मान लीजिए कोई सेट ए है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग ऊपर उसे ए डैश डैश लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हो, मान लीजिए बी है तो बी का कॉम्प्लीमेंट बी डैश हो जाएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो सी डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी डैश। तो ये कॉम्प्लीमेंट निकलता कैसे, इसका हम लोग एक फार्मूला क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, फार्मूला क्रिएट करते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाता है, मान लीजिए ए का कॉम्प्लीमेंट पूछ दिया जाए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट पूछ दिया जाए तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट में से ए वाले सेट को घटाएंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाएगा, ए का पूरक मिल जाएगा। तो ए के पूरक का फार्मूला हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक उसी प्रकार बी का पूरक यानी कि बी डैश का फार्मूला हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, माफ़ करिएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कोई और जेड का पूरक पूछते तो हम लोग यूनिवर्सल सेट माइनस जे। आई होप कि आप लोग यूनिवर्सल, माफ़ करिएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ गए होंगे, समुच्चयों का पूरक को समझ गए होंगे। जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछते उसको यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटाएंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट कुछ नहीं है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटाएंगे तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाएंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को घटाएंगे, और जेड का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से जेड सेट को घटाएंगे। तो आई होप कि आप लोग समुच्चयों का पूरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इसके आगे, जैसे यहाँ पे जैसे एक उदाहरण से आप लोग समझिए। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, यूनिवर्सल सेट में हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट में हम लोग ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट में क्या ले लें, यूनिवर्सल सेट में हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5। क्या ले लिए, यूनिवर्सल सेट में हम लोग 1 2 3 4 5 ले लिए। और एक कोई सेट लेते हैं, एक कोई सेट लेते हैं, उसमें हम लोग ले लेते हैं 1 2 5। क्या ले लेते हैं, 1 2 5। अब हमसे पूछ देगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट हमसे पूछ दे, क्या पूछ दे, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि वैसा किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछे, किसी भी सेट का पूरक पूछे तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट पूरक क्या होता है, जो एलिमेंट उस सेट में नहीं होगा वही उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट देखिए क्या है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 है, और ए एक सेट है जिसमें 1 2 5 3 अवयव है, और यूनिवर्सल सेट में 5 अवयव है। तो यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को घटाएंगे तो निकलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या निकलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाइए तो ए से 1 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 3 और 4। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 3 और 4। आई होप कि आप लोग कॉम्प्लीमेंट समझ गए होंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा दीजिए तो वो निकल जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पे समझिए कोई सेट है ए और उसका कॉम्प्लीमेंट को उसको ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यूनिवर्सल सेट। क्या प्राप्त होगा,
यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। कोई सेट है ए और उसमें उसका कॉम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा। क्या होगा? यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ नहीं है और भगवान के पास सब कुछ है। क्या है? मेरे पास कुछ, भगवान के पास सब कुछ है। देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग कैसे समझते हैं, चलिए मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी बोर्ड है, मार्कर है, मार्कर है, आप है, मोबाइल है, ये सब चीज़ है। और जो नहीं है वो मैं भगवान से मांगा, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट को मांगा। अभी मैं क्या हूँ? अभी मैं हूँ ए मेरे पास सेट्स है। ए सेट्स में मान लीजिए मेरे पास जो वस्तु है वो हम लोग रख दिए ए सेट्स के अंदर, और जो नहीं है उसको हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। जो मेरे पास नहीं है वो उसको हम लोग मान लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब जब हम दोनों को, मेरे पास जो चीज़ है और जो नहीं है, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा चीज़ मिल जाएगा। पूरा मतलब कि यूनिवर्सल सेट मतलब कि सभी चीज़, सभी अवयव मिल जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये क्या हम क्या बताना चाहते हैं आप लोग को। जैसे कि मान लीजिए यूनिवर्सल सेट मतलब सीधे समझिए कि ईश्वर के द्वारा दिए गए सभी एलिमेंट वो सब आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो देखिए मान लीजिए, चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। इससे आगे हम लोग चलते हैं तो आपको लोग और समझिएगा। इसको हम लोग इरेज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे समुच्चयों के पूरक का गुणधर्म हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉम्प्लीमेंट के रूल्स को देखेंगे, रूल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे। इसको हम लोग अंग्रेजी में लिख सकते हैं रूल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। रूल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। क्या? रूल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स को हम लोग जानेंगे कि समुच्चयों के पूरक का गुणधर्म क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला गुणधर्म जानते हैं, पहला रूल जानते हैं। पहला रूल क्या कहता है कि ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है ए यूनियन बी का होल डैश। फिर चौथा रूल क्या कहता है? चौथा रूल कहता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। पांचवा रूल क्या कहता है? पांचवा रूल कहता है कि ए डैश का डैश। फिर छठा रूल क्या कहता है? छठा कहता है कि थीटा का डैश। और सातवां रूल क्या कहेगा? सातवां रूल कहेगा यूनिवर्सल सेट का डैश, यूनिवर्सल सेट का डैश। तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि यह कहना क्या चाहता है और ये कौन कौन रूल है, इन रूल को किस किस नाम से जाना जाता है। देखिए अभी हम आप लोग को बताएं कि मेरे पास जो चीज़ है, ठीक है, और जो चीज़ नहीं है। मेरे पास कोई चीज़ है और मेरे पास मान लीजिए कि एक कोई सेट से, उसमें मेरे पास जो चीज़ है उसको हम लोग ले लेते हैं। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो मेरे पास नहीं है वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का हम लोग यूनियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जो मेरे पास है और जो मेरे पास नहीं है, उन दोनों को हम लोग सम्मिलित करेंगे तो जो है जो नहीं है दोनों आ जाएगा। जब दोनों आ जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा यूनियन। क्या प्राप्त हो जाएगा? यूनियन। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई चीज़ है और जो आपके पास नहीं है उसको आप लोग मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट। मेरे पास कोई सेट्स है, मान लीजिए जितने भी आपके पास वस्तु है उसको आप लोग अपना सेट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? सेट मान लीजिए। और उस सेट को मान लीजिए ए, और जो आपके पास नहीं है चीज़ उसको मान लीजिए वो उसका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सेट के अंदर नहीं होता है वो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का हम लोग यूनियन निकालेंगे तो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। चूँकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वैसा चीज़ होता है कि जिसमें जो है और जो नहीं है सभी आ जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि कोई सेट है और कोई मान लीजिए कोई चीज़ मेरे पास है और कोई चीज़ मेरे पास नहीं है।
एक सेट ले लेते हैं, मैं सेट लिया, एक कोई सेट लिया जिसमें मेरे पास जो वस्तु है उसको हम लोग रखें, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि मेरे पास जो चीज़ नहीं है वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इन दोनों में साइन करा इंटरसेक्शन का, क्या करा है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मतलब हम आपको बताए हैं कि दोनों में कॉमन जो होता है उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। मेरे पास कोई चीज़ है और मेरे पास जो चीज़ नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो है वो नहीं होगा, जो नहीं है वो कहाँ से होगा, मतलब कि है जो निश्चित है कि वह नहीं होगा, और जो नहीं है वो कहाँ से हो पाएगा, मतलब कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट को कहेंगे फाई। क्या कहेंगे, फाई। आई होप कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ तीसरा, ए यूनियन बी डैश। क्या है, ए यूनियन बी डैश। तो ए यूनियन बी मतलब कि ए यूनियन बी मतलब क्या होगा, ए के सभी अवयव और बी के सभी अवयव। ए यूनियन बी मतलब क्या हो गया, ए के सभी अवयव और बी के सभी अवयव। यूनियन मतलब कि क्या हो गया, ए और बी के दोनों जो सभी अवयव को ले लेते हैं तो इसको कहते हैं यूनियन। क्या कहते हैं, यूनियन। यूनियन मतलब कि दोनों के अवयव। यूनियन मतलब कि होता है दोनों के अवयव को जोड़ कर लिखना यूनियन कहलाता है। और अगर ए और बी दोनों को जोड़कर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, क्या किए, ए और बी दोनों को पहले जोड़ लिया, अब उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। क्या किए, कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई एलिमेंट लिए 1 2 3, 1 2 3, बी कोई समुच्चय लिए, उसमें ले लिए 3 4 5, 3 4 5। अब यहाँ से ए यूनियन बी निकाले, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्या है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। क्या निकाल दिए, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसमें जितना भी चीज़ है वो नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। इसको हम लोग सीधे आप लोग इतना झोल झाल नहीं करते हैं, क्वेश्चन से आप लोग नहीं समझ पाइएगा। इसको हम लोग सीधे आप लोग को बताते हैं कि होता क्या है। जहाँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ दे तो इसको हम लोग लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट है, इसको साइन चेंज कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन बी डैश। क्या कहेगा, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो कर देंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डैश। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो इंटरसेक्शन कर देंगे, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट पूछे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। सीधे आप लोग इतना याद रखिए कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो ए कॉम्प्लीमेंट साइन चेंज हो, यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर देंगे, बी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। इतना आप लोग समझिए। इन दोनों नियमों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इन दोनों नियमों को हम लोग जानते हैं डी मॉर्गन नियम के नाम से। क्या जानते हैं, डी मॉर्गन नियम। इन दोनों नियमों को हम लोग कहते हैं डी मॉर्गन नियम। इसको हम लोग क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग जानेंगे कि डी मॉर्गन नियम क्या होता है और ये कैसे आता है, उसको हम लोग प्रूव भी करेंगे कि ये कैसे आता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ये साइन इंटरसेक्शन का कैसे होता है, इसको हम लोग क्वेश्चन के द्वारा बहुत ही आसानी तरीक़ा से समझ जाएंगे। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट या यूनियन कैसे हो जाता है। जब यूनियन हो तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो तो यूनियन हो जाएगा। अब बाकी कॉम्प्लीमेंट हम लोग लगाएंगे, जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसको हम लोग कहते हैं डी मॉर्गन नियम। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं किसना, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। रूल नंबर 5 कहता है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। क्या है, पहले एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जो ए मान लीजिए कि मेरे पास कोई समुच्चय है ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए डैश। मतलब कि जो कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, मान लीजिए कि जिसके पास कुछ नहीं है और वह उसका कॉम्प्लीमेंट पूछेगा। क्या पूछेगा, कॉम्प्लीमेंट। तो उसका मान लीजिए कि मेरे पास कोई एलिमेंट है ए, 1 2 3। अब इसका कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा। चलिए, इससे आप लोग नहीं समझ पाइएगा, सीधे आप लोग को हम बताते हैं क्या है। यदि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करे तो सीधे आ जाएगा वो
संख्या आ जाएगा। किसी का संख्या का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट ख़त्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। चलिए ठीक उसी प्रकार यहाँ पे समझिए थीटा का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। माफ़ करिएगा फाई, थीटा नहीं, इसको हम लोग पढ़ते हैं फाई। गलती से थीटा की तरह देखने में लगता है तो हम लोग कभी कभी थीटा भी बोल देते हैं। तो फाई यह थीटा नहीं है, यह है फाई क्या होता है? फाई मतलब कि रिक्त समुच मतलब कि जहाँ कोई भी अवयव न हो। तो जहाँ कोई भी अवयव न हो उसको कहते हैं फाई। अब फाई का कॉम्प्लीमेंट पूछ दे मतलब कि फाई मतलब कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट। तो कुछ भी नहीं का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? उसका पूरक हो जाएगा सब कुछ। जिसके पास कुछ नहीं है वो भगवान से क्या मांगेगा? सब कुछ मांगेगा। जिसके पास कुछ नहीं है वो भगवान से सब कुछ मांगेगा। और जेकरा पास सब कुछ है क्या है? यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जेकरा पास सब कुछ है तो क्या भगवान क्या देंगे? तो कुछ नहीं देंगे। क्या देंगे? कुछ नहीं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्या समझे? कि ए यूनियन ए डैश का कॉम्प्लीमेंट पूछे, ए यूनियन ए डैश का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। मतलब कि जो है और जो नहीं है दोनों को मिलाकर हम लोग दोनों को मिलाएंगे तो निकल जाएगा भगवान। यू फॉर यूनिवर्सल सेट समझिए। यूनिवर्सल सेट मतलब कि भगवान के द्वारा दी गई सभी वस्तुएं। फिर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए डैश, जो मेरे पास है और जो नहीं है दोनों में हम लोग कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कि हो जाता है कॉमन, दोनों में जो कॉमन है तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि जो है और जो नहीं है जो उस है तो नहीं होगा, नहीं है तो कहाँ से होगा? तो इसमें कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछता है तो हो जाता है साइन चेंज। क्या हो जाता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डैश हो जाता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश पूछे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी डैश हो जाता है। इस नियम को कहते हैं डी मॉर्गन नियम। क्योंकि मॉर्गन साहब ने इसे दिए थे इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डी मॉर्गन नियम। इसको हम लोग आगे अभी समझेंगे कि ये कैसे होता है। यूनियन है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और माफ़ करिएगा यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाता है, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है, क्या है? रूल नंबर 5वां है कि ए डैश का ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग कहते हैं फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि फाई के पास कुछ भी नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो हो जाएगा फाई। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए हैं। तो इसको हम लोग करते हैं इरेज। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक बचा है। लास्ट टॉपिक क्या बचा है? चैप्टर फर्स्ट का एक लास्ट टॉपिक हमारा बच्चा है वेन आरेख। तो आप लोग डालिएगा हेडिंग, लिखिएगा वेन आरेख। वेन आरेख कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। वेन आरेख को आप लोग समझिए। वेन आरेख क्या होता है? वेन आरेख कुछ नहीं है, वेन आरेख को केवल समझना है। इसमें होता कुछ नहीं है। क्या नहीं होता है? कुछ नहीं होता है। केवल डायग्राम के द्वारा वेन आरेख के द्वारा समझते हैं। जैसे कि वेन आरेख सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वेन आरेख होता क्या है। ये मान लीजिए कि एक यूनिवर्सल सेट है। क्या है? यूनिवर्सल सेट है। इसको कहेंगे यू फोर होता है, बड़ी यू फोर होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में मान लीजिए कि दो क्या मतलब कि दो सेट है। कौन कौन सेट है? मान लीजिए कि एक ए सेट है और एक बी सेट है। पहले तो ये पूरा क्या हो गया? यह पूरा हो गया यूनिवर्सल सेट। ये पूरा को हम लोग क्या कहेंगे? पूरा को कहेंगे यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन सेट है? ए सेट है और बी सेट है। वेन आरेख को समझने के लिए इसको सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। यू फॉर यूनिवर्सल सेट ये पूरा हो गया यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट है, पहला है ए सेट और दूसरा है बी सेट। इतना आप लोग समझ गए होंगे। इतना में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग इसको करते हैं इरेज। इतना आप लोग समझ गए होंगे। यूनिवर्सल सेट पूरे को कहते हैं और यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट होते हैं।
दो सेट होंगे या दो से अधिक भी सेट हो सकते हैं, लेकिन पूरा को हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल सेट। तो मान लीजिए कि हमें पूछ देगा कि ए यूनियन बी का हमें पूछ देगा वेन आरेख। क्या पूछ देगा? ए यूनियन बी का वेन आरेख। पहला स्थिति लिखिए। मान लीजिए कि स्थिति हम लोग शुरू से लिखते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं? शुरू से हम लोग वेन आरेख को हम लोग देखते हैं। पहला वेन आरेख क्या होता है? पहला वेन आरेख हमसे पूछ दे, क्या पूछ दे? पहला वेन आरेख हमको पूछ दे ए डैश का। क्या पूछ दे? ए डैश का पूछ दे तो कैसे पाएंगे? दूसरा पूछ दे, दूसरा क्या पूछ दे? दूसरा पूछ दे ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का पूछ दे। तीसरा आपसे पूछ सकता है ए इंटरसेक्शन बी का, इसका वेन आरेख आपसे पूछा जा सकता है। चौथा वेन आरेख आपसे क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है ए इंटरसेक्शन बी का पूरक। और पांचवा आपसे पूछा जाएगा, पांचवा आपसे क्या पूछा जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का ए यूनियन बी का पूरक हो गया। ए यूनियन बी का पूरक को आपको पूछा जाएगा। ए यूनियन पांचवा आपसे पूछा जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इतने आपको वेन आरेख एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास 11 के एग्ज़ाम में आपसे इतने वेन आरेख से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला है ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लग गया मतलब कि वो सेट के अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पे एक सेट पार लेते हैं। यह हो गया यूनिवर्सल सेट। क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। और यहाँ पे ले लेते हैं कोई सेट ए ले लेते हैं। क्या करते हैं? कोई सेट ले लेते हैं ए। और चूँकि कह रहा है कि वेन आरेख द्वारा दर्शाना है और ए डैश है, क्या है? ए डैश है, तो ए इसमें नहीं होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ए के कॉम्प्लीमेंट में ए सेट नहीं होंगे। और जो नहीं होता है उसको छोड़कर बाकी सबको हम लोग कलर कर देंगे। क्या कर देंगे? रंगीन कर देंगे। इससे पता चल जाएगा कि ए नहीं है, यह ए डैश का वेन आरेख है। वेन आरेख में कुछ नहीं करते। वेन आरेख में हम लोग कलर करते हैं। कलर से पता चलता है कि कौन किस चीज़ का वेन आरेख, किस चीज़ का डायग्राम है। तो देखिए इसमें हम लोग ए को हम लोग रेखांकित नहीं किए हैं। ए को रेखांकित नहीं किए हैं मतलब कि ए को छोड़कर रेखांकित किए हैं। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यह किसका वेन आरेख है? तो ए कॉम्प्लीमेंट का वेन आरेख है। दूसरा हमसे पूछ दिया ए यूनियन बी। तो यहाँ पे दो पहले हम लोग पढ़ते हैं ए और बी पूछ कह रहा है। और उसमें भी कंडीशन है ए यूनियन बी। यूनियन मतलब क्या है कि ए और बी में जो दोनों है, ए और बी में जो दोनों है। तो यहाँ पे ए और बी ले लेते हैं। इसमें ले लेते हैं ए और यह ले लेते हैं बी। क्या हो गया? ए और बी आए। और कह रहा है कि क्या इसका वेन आरेख पाना है, जो ए और बी दोनों का। तो ए और बी, ए है और ए बी है, तो इन दोनों का हो जाएगा। तो इसको हम लोग कर देंगे कलर। इसको हम लोग कर देंगे रेखांकित कर देंगे। तो यह किसका हो गया वेन आरेख? ए यूनियन बी का हो गया। यह ए यूनियन बी का हो गया या ए कॉम्प्लीमेंट का हो गया। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। फिर है ए इंटरसेक्शन बी। क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन, एक सेट ले लेते हैं ए और एक सेट ले लेते हैं बी। यह सेट ले लेते हैं बी और यह सेट लेते हैं ए। और ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ए और बी में जो दो भाग कॉमन है, ए और बी में जो भाग कॉमन है उसको हम लोग चिन्हित करेंगे, उसको हम लोग रेखांकित करेंगे। तो वह उसका वेन आरेख होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, यह है ए और यह है बी। एक सेट ए है और एक सेट बी है। और इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कि इन दोनों में जो कॉमन भाग है, तो कॉमन भाग इन दोनों में क्या है? कॉमन भाग यह है, यह कॉमन भाग है। तो इसको हम लोग रेखांकित करेंगे। तो यह क्या हो गया? यह इसका वेन आरेख हो गया। क्या हो गया? वेन आरेख हो गया। तो यह हो गया इसका वेन आरेख। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा भी आप लोग समझ गए होंगे। फिर चौथा कहता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग समझते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पहले हम लोग ले लेंगे, एक ए ले लेंगे और एक बी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? बी ले लेंगे। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ए और बी का जो दोनों भाग है, ए और बी में जो कॉमन भाग है उसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब कि जो दोनों में कॉमन हो।
तो ए इंटरसेक्शन बी यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा यह। लेकिन कह क्या रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट कह रहा है मतलब कि इसके अलावे, इसको छोड़कर। तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इस भाग को छोड़ देंगे और बाकी सबको रेखांकित कर देंगे, बाकी सभी को रेखांकित कर देंगे। जो पूछ रहा है उस जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया उसको हम लोग छोड़ देंगे, बाकी सबको रेखांकित कर देंगे। तो यह उसका हो जाएगा वेन आरेख। क्या हो जाएगा, वेन आरेख हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन आरेख ऐसा हो जाएगा। इसमें ए कॉम्प्लीमेंट बी के छोड़कर बाकी सबको हम लोग रेखांकित कर देंगे। तो यह हो जाएगा इसका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा वेन आरेख। यह हो जाएगा एक इंटरसेक्शन बी का हो जाएगा वेन आरेख। यह किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी का हो जाएगा वेन आरेख। यह किसका हो जाएगा, ए डैश का हो जाएगा वेन आरेख। अब एक लास्ट बचा हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन आरेख। तो यह इसका पाँचवा का हम लोग देखेंगे ए यूनियन बी का वेन आरेख। क्या देखेंगे, ए यूनियन बी का। तो यहाँ पर हम लोग ए ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग बी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बी। ए हो गया ए और ये हो गया बी। ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी मतलब कि जो ए और बी दोनों में हो, ए और बी दोनों को ले सम्मिलित कर लेते हैं। यूनियन मतलब कि सम्मिलन, सम्मिलन मतलब कि दोनों को मिलाना। तो ए यूनियन बी को मिला लिए, चूँकि इसका ये नहीं, ए यूनियन बी को मिलाएंगे तो ये पूरा आ जाएगा, ए यूनियन बी यह दोनों पूरा आ जाएगा। इन दोनों पूरा का भाग हो जाएगा ए यूनियन बी। लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट का वेन आरेख पूछ रहा है, तो मतलब इन दोनों के अलावे। तो इन दोनों को छोड़ देंगे और बाकी सबको रेखांकित कर देंगे। तो यह इसका ए यूनियन बी का हो जाएगा वेन आरेख। क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का हो जाएगा वेन आरेख। ए यूनियन बी का वेन आरेख यह हो जाएगा। ये ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा वेन आरेख। तो आई होप कि आप लोग वेन आरेख समझ गए होंगे। वेन आरेख क्या होता है, वेन आरेख मतलब कि जो कह रहा है उसको केवल डायग्राम के द्वारा, वेन आरेख के द्वारा रेखांकित करके आपको समझाना, उसी को कहते हैं वेन आरेख। जैसे ए डैश का पूछ देंगे तो ए को छोड़कर बाकी सभी भाग को रेखांकित कर देंगे। ए यूनियन बी पूछ दे तो ए और बी दोनों को सम्मिलित कर रेखांकित कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में जो कॉमन भाग है उसको हम लोग रेखांकित कर देंगे। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी के जो भाग है उसको छोड़कर बाकी सबको रेखांकित कर देंगे। तो उसका कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा वेन आरेख। फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, ए और बी के जो दोनों सम्मिलन भाग है उसको छोड़कर सभी को रेखांकित कर देंगे। ए यूनियन बी में जो सम्मिलित भाग है, जो पूरा भाग है ए यूनियन बी का, उसको छोड़कर बाकी सबको रेखांकित कर देंगे। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा वेन आरेख। तो आई होप कि आप लोग वेन आरेख समझ गए होंगे। अब हम लोग करते हैं इसको इरेज। अब एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। फार्मूला आप लोग केवल लिख लीजिए, अब हो जाएगा आप लोग का क्लास खत्म। फार्मूला क्या है, फार्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मान लीजिए किसी यूनियन का नंबर पूछ दे, संख्या पूछ दे कि इस नंबर का यूनियन क्या होगा। आप लोग को प्रश्न में आप लोग को पूछा जाएगा 1.4 ऐसे ही कुछ। सबसे लास्ट में आप लोग को यह फार्मूला का इस्तेमाल पड़ेगा। जब आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा तो लास्ट एक्सरसाइज में इस फार्मूला का उपयोग होगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी पूछते तो उसका फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह फार्मूला नंबर पहला हो गया। क्या हो गया, फार्मूला नंबर पहला। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह फार्मूला नंबर पहला हो गया। और लास्ट फार्मूला दूसरा फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी
माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यह हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, यह इसका हो जाएगा फार्मूला, यह इसका हो जाएगा फार्मूला। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन यूनियनों के संख्या को पूछे तो यह इसका फार्मूला आ जाएगा। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ बी यूनियन सी। माफ़ करिएगा, ए इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटरसेक्शन, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा ना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यह इसका हो जाएगा फार्मूला। और नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इन सभी फार्मूलों को आप लोग समझ गए होंगे। वेन आरेख आप लोग समझ गए होंगे, सेट समझ गए होंगे, सेट क्या होता है, सेट कितने प्रकार के हैं वो समझ गए होंगे। जितने भी क्लास के टॉपिक है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी को आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश किया। अगर इसके बावजूद भी कोई भी टॉपिक मुझसे छूट गया हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपका डाउट अलग से क्लियर कर सकता हूं। अगर कोई भी टॉपिक इस चैप्टर से अगर कोई भी टॉपिक आप लोग को समझने में दिक्कत हो तो आप लोग मेरे मोबाइल नंबर 99 42 62 39 पे सीधा मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनल इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हर दम तैयार हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।